हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मेरे को पूछना नहीं चाहिए, मुझे मालूम है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और जैसा कि अभी आपके लिए जो नई न्यूज आ रही है वो यही है कि सर जेई का जो एग्जाम है वो जून में जाके शिफ्ट हो रहा है, कम से कम जून में जाके शिफ्ट हो रहा है। तो नीट का एग्जाम तो आप डेफिनेटली मान के चलिए कि जून एंड या जुलाई में, मिनिमम जुलाई में शिफ्ट हो रहा है। तो हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, हमें उसको यूटिलाइज करना है और अपने रैंक को इम्प्रूव करना है। ध्यान रखिए, सिलेक्शन तो होना ही होना है, हमें अपनी रैंक्स को इम्प्रूव करना है और रैंक्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि मैं आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करा रहा हूं लेक्चर्स के साथ ही साथ मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो साथ ही साथ बस प्रैक्टिस करते जाइए, अपना जो जुनून है उसको ऐसे ही बरकरार रखिए। अपना बेस्ट जो आपका पैशन है, आपका जो ड्रीम है डॉक्टर बनने का, 160 मार्क्स अचीव करने का, वो इसी तरीके से आपका कहते हैं ना कि आप अलर्ट रहना चाहिए हमेशा। यस, आई हैव टू अचीव दैट एंड यू विल अचीव दैट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, दैट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। करेक्ट? तो बस इसी तरीके से बस लगे रहिए। तो माय नेम इज विवेक सिंह राठौर एंड लेट्स स्टार्ट अवर न्यू क्लास. So in this lecture we are going to start the revision of a new chapter, that is Newton's laws of motion, and it's a very important topic. कम से कम 2 क्वेश्चंस मिनिमम आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो चैप्टर है। बिकॉज जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वो तो आते ही आते हैं, और इस चैप्टर का आप बोल सकते हो कि फोर्सेस और इसमें जो कंसेप्ट हम सीखते हैं उनका यूज आपके कई मल्टीपल चैप्टर्स में होता रहता है। जैसा कि आपको पता है हर चैप्टर में फोर्सेस की बात करनी है, हर चैप्टर में आपको एफबीडी बनाना पड़ता है, एक्सेलरेशन की बात करनी पड़ती है। तो अगर ये चैप्टर मेरा अच्छा हो जाता है तो ना सिर्फ मैं 2 क्वेश्चंस के मार्क्स आप अचीव कर रहे हो इस चैप्टर से, बल्कि आप आगे के चैप्टर्स में भी काफी आपको ये हेल्पफुल होने वाला है। तो जल्दी से इसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो हमने कहा सर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हम लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे, और 3 लॉज ऑफ मोशन है जिसमें पहला लॉज ऑफ मोशन, जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि सर कोई भी बॉडी, A body state of rest or motion cannot be changed until unless a net external force is acting on it. इसका मतलब किसी भी बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या फिर एक मोशन कर रही है किसी वेलोसिटी से, तो उसका मोशन में कोई भी चेंज तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो। ध्यान रखें, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स, अब पहले तो एक्सटर्नल और इंटरनल में हमें डिफरेंस बताना चाहिए कि सर जब भी हम बात करते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है तो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। इंटरनल फोर्सेस से कभी भी उसकी स्टेट चेंज नहीं होती। बॉडी के बाहर से जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। हो सकता है 2 या 3 या 4 एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहे हैं और उसके बावजूद भी उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना आ रहा हो, 0 आ रहा हो। ठीक है, तो केवल फोर्स लगना इज नॉट दी कंपल्सरी कंडीशन, बट उन फोर्सेस की वजह से नेट आप बोलना चाहिए कोई ना कोई फोर्स आना चाहिए। तो जब तक आप किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, अगर वो बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहती है, और अगर वो बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है until unless a net external force is acting on it, and this is called law of inertia। और आप कहते हो कि सर ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी को किसी भी टाइप के मोशन को रजिस्ट करने की, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया, और इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मोर द मास मोर द इनर्शिया। और किसी भी चीज पे वेलोसिटी या किसी और चीज पे ये डिपेंड नहीं करती। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, next we are going to talk about the linear momentum. Linear momentum is a term defined for a body, moving body. P is equal to m into v, right? आप बोलोगे एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, राइट? तो आप बोलते हो, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी, इसकी यूनिट आप बोलोगे केजी मीटर पर सेकेंड। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है? F is equal to dp by dt. This F, whenever we are talking about F, we are talking about net external force। इस चीज को ध्यान रखें, जब भी हम फोर्स की बात करें तो we are talking about net external force की बात करें, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फोर्स मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करें, उस पर 4, 5, 6, 7 की बात करें तो सारे के सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब द एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो चेंज इन मोमेंटम होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा होगा उतना ही ज्यादा किस तेजी से किसी बॉडी का मोमेंटम में चेंज आ रहा होगा। ठीक है, P को आप लिख सकते हो m इंटू वी, और अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्योंकि m इंटू वी दोनों ही वेरिएबल हो सकते हैं तो फोर्स कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू m इंटू डी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। यू इंटू वी वाला जो डिफरेंशिएशन वाला आपका फॉर्मूला होता है मैंने उसको यूज किया है।
तो फोर्स को कैसे लिखा जा सकता है, अगर मास कांस्टेंट है तो डीएम बाई डी टी कितना हो जाता है, 0। तो नॉर्मल केसेस में, मैक्सिमम नॉर्मल केसेस में हमारा मास कैसा होता है, कांस्टेंट, इसलिए ये वाला टर्म हमेशा 0 होता है। तो फोर्स कितना होता है, केवल एम डीवी बाई डी टी। एंड डीवी बाई डी टी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो हम फोर्स को डायरेक्टली लिख पाते हैं एम इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमें मालूम होता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, बट ये हमेशा नहीं होता है। दिस इज जस्ट अ स्पेशल केस। ठीक है, जब मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट बट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, तो डीवी बाई डी टी 0 हो जाता है। तो आप बोलोगे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, डीएम बाई डी टी। ये आपको कहां पर यूज होता है, ये आपका वेरिएबल मास सिस्टम में, रॉकेट्स में यूज होता है। जब आप बोलते हो वेलोसिटी कांस्टेंट है बट मास इज चेंजिंग, ठीक है, तब आप इसको एम इंटू ए नहीं लिख सकते, ध्यान रखिए इस चीज का। तो दिस एम इंटू ए इज जस्ट ए स्पेशल केस, इट इज नॉट द सेकंड लॉ, इट इज जस्ट आप कह सकते हो एक स्पेशल केस है सेकंड लॉ का। हाँ, 95% केसेस में आपको यही मिलने वाला है, क्योंकि हमारी बॉडी के मासेस कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द न्यू टर्म दैट इज इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, देखिए, देयर आर फोर्सेस, इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस। इम्पल्सिव फोर्सेस आर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग रिलेटिवली फॉर अ शॉर्टर टाइम, बहुत कम टाइम के लिए जो लग रहे हैं रिलेटिवली, उनको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू हिटिंग अ बॉल विद अ बैट, राइट, तो बैट और बॉल के कॉन्टैक्ट बहुत 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 कम टाइम के लिए हो रहा है, तो उस टाइम पे जो बैट फोर्स लगा रहा है उसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स है। तो ऐसे फोर्सेस के लिए आप डिफाइन होता है इम्पल्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आप बोलोगे जो इम्पल्स होता है वो कैसे डिफाइन होता है, दैट इज बेसिकली एफ डी टी का इंटीग्रेशन, फोर्स इनटू टाइम होता है। ठीक है, अब अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी। ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखें, इम्पल्सिव फोर्स एंड दैट। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए भाई, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डीपी बाई डी टी। तो अगर आपको कहा गया, हाँ, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, इसका मतलब अगर मोमेंटम और टाइम का कर्व दिया जाए तो उसके स्लोप से आप क्या निकाल सकते हो, फोर्स। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर मुझे मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और टाइम का कर्व दिया जाए तो उसके स्लोप से मुझे क्या मिलने वाला है, नेट फोर्स मिलने वाला है। सिमिलरली अगर मैं इंटीग्रेशन, ये dt को लेकर दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, तो अगर एफ dt का कर्व लें, एफ और t का कर्व लें, तो उसका एरिया, दिस इज शोइंग द एरिया अंडर द एफ टी कर्व, तो उसका जो एरिया होता है वो क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम, नेट चेंज इन मोमेंटम, या फिर उसको हम इम्पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तो सबको पता होता है, पर इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आप हमेशा मिस कर जाते हो। सबसे पहले वो इस तरीके से होता है, अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है तो बी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा ए पर। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी पहली वाली बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगी, बस इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, तब आप बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। इसमें जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में होता है वो क्या होता है कि सर आपको ये लगता है कि एम जी और एन ये एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एम जी अर्थ लगा रही है तो रिएक्शन कहां लगेगा, अर्थ पे लगेगा, ध्यान रखेंगे। ए अगर बी पे फोर्स लगा रहा है तो रिएक्शन ए पे लगेगा जाके, क्योंकि जो फोर्स लगा रहा है उस पे लगता है। ठीक है, तो एम जी कौन लगा रहा है, सर अर्थ लगा रही है, तो एम जी का रिएक्शन कौन किस पे लगेगा, अर्थ पे लगेगा। ये नॉर्मल इस बॉडी पे लगने वाला दूसरा फोर्स है। अगर ये नॉर्मल, अगर ये किसी सरफेस पे रखी हुई है तो आप बोलोगे ये जो नॉर्मल है ये इस बॉडी पे लगने वाला कोई दूसरा फोर्स है, ये mg और n एक दूसरे के रिएक्शन नहीं है। हाँ, मैनी ऑफ द केसेस में आप बोलोगे n और mg की वैल्यू बराबर आती है। मैनी ऑफ द केसेस बोला, 70% की बात कर रहा हूं मैं, हमेशा बराबर नहीं आती है। हाँ, कुछ केसेस में आप बोलोगे n और mg की वैल्यू बराबर आती है। इसका मतलब वो एक दूसरे के रिएक्शन फोर्स हो जाते हैं। वैल्यू तो बहुत सी चीजों की बराबर आ सकती है ना। तो ध्यान रखें इस चीज को, ये हमारे अंदर मिसकंसेप्शन होता है। दोनों ही एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे कभी नहीं लग सकते। ठीक है, और आपको पता है कि F, इसको पढ़ते हैं हम F ऑन A, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, और इसको बोलेंगे हम फोर्स ऑन B ड्यू टू A। सो आप बोलेंगे दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, दे कैन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ऐसे होते हैं कि सर एक्शन रिएक्शन हैपन साइमल्टेनियसली, मतलब किसको एक्शन बोलना है किसको रिएक्शन बोलना है आप नहीं बोल सकते, दोनों हमेशा एक साथ होते हैं, कोई डिले नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक्शन पहले होता है तो रिएक्शन बाद में होता है। आप किसी को भी एक्शन बोल सकते हो और किसी को रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो आप बोलोगे सर एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, डीपी बाई डी टी। तो डीपी बाई डी टी 0 है, इसका मतलब क्या है, डीपी 0 है। डीपी 0 का मतलब चेंज इन मोमेंटम 0 है, चेंज इन मोमेंटम 0 है, मतलब टी कैसा है, कांस्टेंट है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी ये बोलता है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम और अ बॉडी इज 0, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड। मतलब जितना इनिशियल लीनियर मोमेंटम था उतना ही फाइनल लीनियर मोमेंटम होगा। इसी की एक एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन।
ठीक है। जो गन और बुलेट वाला जो सिस्टम है, आप बोलते हो कि इनिशियली वो कैसे रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होता है पूरे सिस्टम का? 0। ठीक है। आपने गन ने बुलेट को फायर किया तो देखा जाए तो इस सिस्टम के बाहर से ऐसा कोई फोर्स नहीं लगा। अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इसका मतलब ये मोमेंटम अभी भी कंजर्व रहेगा। ठीक है। बट बुलेट अगर मूव कर रही है तो बुलेट में कुछ मोमेंटम आ गया, तो इसका मतलब गन में भी कुछ मोमेंटम आएगा और गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होगा, सच दैट नेट लीनियर मोमेंटम अभी भी सिस्टम का कैसा रहेगा? 0 रहेगा। तो आप देखते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन में गन का मास है कैपिटल एम, बुलेट का मास है स्मॉल एम। आप बोलोगे मान लो कि फायर होने के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी कितनी थी u और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कितनी है v, तो हमें v को फाइंड आउट करना पड़ता है, राइट। और वो हम कैसे अप्लाई करेंगे? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम विल बी इक्वल टू द फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम, राइट। इसको आप रखोगे इक्वेशन तो आपकी जो v आती है दैट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन दैट कम्स एज माइनस m by m into u। दिस माइनस शोज दैट, देखिए ये तो मासेस है, ये तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ये u क्या है? वेलोसिटी है। तो आप बोलोगे इस u के जस्ट ऑपोजिट आ रहा है, ठीक है। दिस माइनस क्या शो कर रहा है कि u के ऑपोजिट, मतलब अगर बुलेट आगे जा रहा है तो गन की वेलोसिटी किधर होगी? पीछे। तो इसलिए लीनियर मोमेंटम, दोनों के लीनियर मोमेंटम कैसे होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और मैग्नीट्यूड भी ऐसे आएंगे इक्वल, तभी आप बोलोगे नेट लीनियर मोमेंटम अभी भी सिस्टम का कितना होगा? 0। और ये चीज और देखिए नीचे मास जो m है कैपिटल M, वो किसका है? गन का है। गन का मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए रिकॉइल वेलोसिटी u के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप बोल सकते हैं अगर आपको फ्री डायग्राम और सॉल्व करना आता है तो भाई साहब आपको फोर्स की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो गई है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है देखो, और क्या क्या स्टेप है ध्यान रखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा स्टेप्स। मैं आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूं, ठीक है। सपोज दैट ये एक सिस्टम है, इसमें एक मास है, एक ग्राउंड पर रखा हुआ है, ठीक है। ग्राउंड और अर्थ दो अलग अलग चीजें कंसिडर करते हैं, ध्यान रखेंगे। अर्थ मतलब एज अर्थ होल की बात करें, ग्राउंड मतलब एक छोटा सा पार्ट ऑफ द ग्राउंड अर्थ है, तो उसको हम ग्राउंड की तरह देखते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर m पे एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा है, उससे इसको पुल किया जा रहा है, तो उसका मान लीजिए कुछ एक्सेलरेशन A है, ठीक है। ये आपकी सिनेरियो है। इस सिनेरियो को आपको एफबीडी बनाना है, तो सबसे पहले आपको बॉडी फिक्स करनी पड़ती है कि किस बॉडी का एफबीडी आपको बनाना है। मैंने इस बॉडी का एफबीडी बनाना था, इसलिए इस बॉडी को मैंने यहां रख लिया। दूसरा स्टेप मेरा होता है, ध्यान से रखिए सारे स्टेप, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सर वंस यू हैव डिसाइडेड द बॉडी, ठीक है, नाउ यू हैव टू ड्रॉ ईच एंड एवरी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जितने भी फोर्स इस बॉडी पर लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस आपको आइडेंटिफाई करने हैं और उनको ड्रॉ करना है। ध्यान रखें, ये बॉडी किस पे कितना फोर्स लगा रही है मुझे उससे मतलब नहीं है, बट इस बॉडी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं सारे के सारे, अगर एक भी मिस हो गया तो मेरे प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। तो इस बॉडी पे देखिए, एक इसका वेट लग रहा होगा, जो अर्थ लगा रहा होगा mg, एक ये क्योंकि अर्थ ग्राउंड को पुश कर रहा हो तो ग्राउंड उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा ग्राउंड। तीसरा ये एक्सटर्नल फोर्स आप पे लग ही रहा है, तो दीज आर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। अब तीसरा स्टेप मेरा क्या होगा, वी हैव टू डिसाइड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। पहले बॉडी को सेलेक्ट कर लिया। दूसरा स्टेप है मेरे पे बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे बॉडी पे ड्रॉ कर लिए। थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप बोलोगे वी हैव टू डिसाइड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि एटलीस्ट एक एक्सिस आप बोलोगे नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगेन इसको नोट डाउन कर लिए, हम एक्सिस हमेशा ऐसी डिसाइड करते हैं कि एटलीस्ट एक कोई भी एक्सिस, जनरली हम पॉजिटिव एक्सिस लेते हैं, शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। आप बोलते हो एक्सिस डिसाइड हो गया, अब जो है वो लगाओगे आप सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, सम ऑफ टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आप चाहो तो एक साथ लगा सकते हो, आप इंडिविजुअल भी लगा सकते हो, ठीक है। मुझे मालूम है कि बाय डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो हमने बोला कि सिग्मा एफ वाई कितना होना चाहिए, 0। तो मैंने कहा सिग्मा एफ वाई 0 है, तो जरा देख के देखते हैं। देखिए ऊपर वाली डायरेक्शन अगर हमने पॉजिटिव ले रखी है तो ऊपर एन, नीचे एम जी, तो यही दो फोर्सेज लग रहे हैं बाय डायरेक्शन में, तो एन और माइनस एम जी, राइट, एन माइनस एम जी दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि एन और एम जी बराबर आ रहे हैं। ध्यान रखें एन और एम जी के मैग्नीट्यूड्स बराबर आ रहे हैं, बट दीज आर नॉट द सेम फोर्सेज और दीज आर नॉट द एक्शन रिएक्शन पेयर एज वेल, ठीक है। मैंने कहा एक्स डायरेक्शन की बात करें तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, इस बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को आप रिजल्टेंट लीजिए, तो सर एक ही फोर्सेस है एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। So this is the very basic, this is the simplest possible example of free body diagram.
बस हमें फ्री बॉडी डायग्राम, मैं आपको देखो चाहूं तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकता था, नहीं, बट मैं हर एक बॉडी का रिजल्ट लिखने से पहले क्विक, आप कह सकते हो कि क्विकली आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनता है। ठीक है, तो मैंने कहा जरा देखिए, एक केस है एपरेंट वेट इन लिफ्ट, राइट। आप लिफ्ट में जो आपका वेट होता है वो कम ज्यादा आपको फील होता है, और आपकी जो वेइंग मशीन है उस पर अगर आप खड़े होते हो तो आपकी जो रीडिंग है वो भी आपकी जो एक्चुअल वेट से डेविएट होती है। ठीक है, तो जो डेविएशन होता है वो आपको फाइंड आउट करना है। इस चीज में एक चीज को ध्यान रखेंगे कि जो आपका वेइंग मशीन है वो आपका नॉर्मल रिएक्शन आपको मेजर करके देता है। तो एपरेंट वेट इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना है, राइट। इस वेइंग मशीन पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस बॉडी की तरह, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, मैंने कहा पहले केस में अगर देखें तो देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर व्हेन द लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड्स, अब सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में ये आ जाता है कि सर एक्सीलरेशन अपवर्ड है, इसका मतलब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होगी। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यस, लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है उससे मतलब नहीं है, लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, हो सकता है नीचे की तरफ जा रही होगी। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है और एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ऑपोजिट है, इसका मतलब उसकी स्पीड स्लो डाउन हो रही है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है और एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है तो आप बोलोगे दोनों की डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन अगर सेम होती है तो स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिए एक्सीलरेशन ऊपर है तो इसका मतलब मोशन ऑफ की डायरेक्शन ऊपर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे आप कभी बार क्वेश्चन में आप गलतियां कर जाएंगे, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा मान लिया नेट एक्सीलरेशन की तरह ऊपर है। अब जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है, जरा देखिए हमारा ऑब्जर्वर कौन है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ एक बंदा है, ये जो देख रहा होगा इसको केवल ये दिख रहा होगा, आप बोलते हो सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर रहा है। इसको अगर ऑब्जर्व करेगा उसे लिफ्ट से कोई मतलब नहीं है, आप बोलोगे सर लिफ्ट अगर एक्सीलरेशन ए से ऊपर जा रहा है तो इसको तो ये भी एक्सीलरेशन ए से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। हाँ सर बिल्कुल दिखेगा। तो अगर वो इसकी स्टडी करेगा तो आप बोलोगे इस पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, तो पहले आप एफबीडी बनाओगे, एफबीडी के आपने इस बॉडी को डिसाइड किया। इस बॉडी पे देखिए एक तो इसका खुद का वेट लग रहा होगा mg, सर जिस वेइंग मशीन पे रखा होगा वो उसको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रहा होगा n, दीज आर द फोर्सेस। आप नेट एक्सीलरेशन इस बॉडी का इसके हिसाब से की तरफ ऊपर की तरफ y डायरेक्शन में। अब आपने बोला सर x और y डिफाइन कर लिए, मैंने कहा सर ऐसे डिफाइन कर लिए। x से मुझे मतलब ही नहीं है, y डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो y डायरेक्शन में देखिए जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है हम उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं। ठीक है, जस्ट हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाती है। तो मैंने कहा ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है तो हम बोलते हैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, तो आप बोलोगे नॉर्मल पॉजिटिव है, mg नेगेटिव है, तो n माइनस mg इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन दैट इज m इंटू a। तो यहां से n निकालोगे तो m इंटू g प्लस a। सो दिस इज एपरेंट वेट इन द लिफ्ट एक्सीलरेटिंग अपवर्ड्स। अगर ऊपर की तरफ उसका एक्सीलरेशन है तो n जो नॉर्मल रिएक्शन जो आ रहा है या एपरेंट वेट जो आ रहा है वो आ रहा है m इंटू g प्लस a आ रहा है। g इफेक्टिव यहाँ पे g की जगह कितना है, g प्लस a आ रहा है। सिमिलरली इफ द लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड्स, अगेन मैं बोल रहा हूँ लिफ्ट नीचे आ रही है कि ऊपर आ रही है ये कोई गारंटी नहीं है, बट लिफ्ट का एक्सीलरेशन कैसा है, डाउनवर्ड्स है, तो आप क्या बोलोगे कि सर लिफ्ट एक्सीलरेशन इज डाउनवर्ड। तो अगेन आप ये ऑब्जर्वर के हिसाब से पढ़ोगे तो इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है। फिर एफबीडी बनाओगे, बॉडी को सेलेक्ट करोगे, बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस निकालोगे, सर इस पे लग रहा है ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ इसका वेट, और एक्सीलरेशन भी किधर है, नीचे की तरफ है। आप बोलोगे अगेन आप एक्स या वाई डायरेक्शन सेलेक्ट करोगे, मैंने कहा यही वाई डायरेक्शन है, और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू क्या लिख दोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। आप बोलोगे देखिए एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में तो मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले रहा हूं, आप ऊपर वाली डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मानोगे, उसमें भी आपके रिजल्ट सेम आएंगे, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे चाहो आप ऐसे मान लेना, पर ध्यान रखना अगर आपने ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो सारे जितने भी वेक्टर्स ऊपर की तरफ है उनको पॉजिटिव और नीचे की तरफ उनको नेगेटिव लिखना ना भूलें। मैंने कहा सर जनरली मैं एक फॉलो करता हूँ कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलता हूँ। तो नीचे वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना तो क्या लिखा, mg, ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव तो माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल की जो वैल्यू आई है वेट एपरेंट वेट आया यहाँ पर वो आया m इंटू जी माइनस ए। तो एपरेंट वेट कितना आया, m इंटू जी माइनस ए। ठीक है, अगर ये जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड g के बराबर हो जाए तो जैसे ये एक्सेलरेशन वैल्यू g के बराबर रखोगे तो नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0। तो आप बोलोगे आपको ये जो केस है किसका, वेटलेसनेस का है। ऐसा आपने कई बार फेस किया होगा कि कभी आप ऊपर से कोई लिफ्ट में या आप कहते हैं जो राइड्स होती हैं जायंट व्हील वगैरह, उसमें जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आप वेटलेसनेस जैसे फील करते हो, क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन होता है आपका नीचे आने वाला वो लगभग g के बराबर होता है। तो यू फील दैट वेटलेसनेस, राइट। सो वेटलेसनेस के लिए आप बोलोगे जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, g। सो लेट्स टॉक अबाउट स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। आप बोलते हो सर ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा और ये स्मूथ है, मतलब कोई भी फ्रिक्शन अभी नहीं है। ठीक है, आपने अगर इस पे एक ब्लॉक को m को रखा है तो ये बॉडी मूव करेगी और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलोंग दी सरफेस मान लिया कितना है, a है। नाउ अगर मुझे ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इसका एफबीडी बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे जरा इसको हम देखेंगे। ठीक है,
तो आप बोलते हो कि सर सबसे पहले तो आपने बोला कि किस बॉडी का एक्सेलेरेशन आपको एबिलिटी बनाना है, वो सेलेक्ट की। मैंने कहा इस मास m की बात करना है। अब इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस अगर हमको डिसाइड करने, सबसे पहले तो देखिए एक तो इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और आप बोलोगे एक जो इस पे जो इंक्लाइन प्लेन है वो फोर्स लगा रहा होगा, देखिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, राइट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज एक्ट अलोंग दी, आप बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। जिस दो सरफेसेस हैं कॉन्टैक्ट सरफेस के, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट जो फोर्स होता है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है। अब आपने बोला एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ये, तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसी डायरेक्शन में लेने हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट छोटा पॉइंट फिर से आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि सर हमारे सारे फोर्सेस या उनके कंपोनेंट हमेशा या तो एक्स डायरेक्शन में होने चाहिए या वाई डायरेक्शन में होने चाहिए, इसके अलावा किसी डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे हैं तो हमको ब्रेक करना पड़ेगा उनके कंपोनेंट्स इन दोनों डायरेक्शन में। जरा देखिए नॉर्मल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल तो वाई डायरेक्शन में, तो नॉर्मल से तो हमें छिड़खानी करने की जरूरत नहीं है, बट mg इस डायरेक्शन में है, ये ना ही एक्स डायरेक्शन है और ना ही वाई डायरेक्शन है, ठीक है, ना ही एक्स डायरेक्शन में ना ही वाई डायरेक्शन में, इसका मतलब हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ध्यान रखना कि किस फोर्स को हमें कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होता है, उस फोर्स को हमें कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होता है जिस फोर्स को आप बोलोगे ना वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन में होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करके आप दोनों डायरेक्शन में आप उसको लेकर आएंगे, ठीक है। तो हमने बोला कि सर mg के दो कंपोनेंट लेंगे, एक x के डायरेक्शन में और एक y के डायरेक्शन में। तो आपको पता है कि अगर ये इंक्लिनेशन एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा mg का वो आएगा cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा mg sin थीटा। जब आपने कंपोनेंट्स लिख लिए तो अब आपको इस फोर्स को भूल जाना है, इस चीज को भी ध्यान रखें, या तो उस फोर्स को लगाना है या उसके कंपोनेंट्स को लगाना है। जब मैंने ऑलरेडी, आप बोल सकते हो कि मैंने ऑलरेडी कंपोनेंट्स डिसाइड कर लिए हैं, तो मुझे उस फोर्स की जगह पे उनके कंपोनेंट से काम कराना है। अब उस फोर्स की बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है, क्योंकि वो फोर्स क्या था, mg था, जिसके ये दो कंपोनेंट है, तो इसका मतलब अब mg को काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब आप देखिए mg cos थीटा वाई डायरेक्शन में आ गया, नेगेटिव वाई सही, लेकिन y के अलोंग है, और mg sin थीटा आपका x के अलोंग आ गया है। अब आपको वही क्वेश्चन लगानी है कि सिग्मा f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। y डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो आप क्या बोलोगे, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, और आप बोलते हो n माइनस m, अगर इसको पॉजिटिव मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस mg cos थीटा हो जाएगा। तो n माइनस mg cos थीटा शुड बी 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, mg cos थीटा के बराबर आ गई है। तो जरा देखिए, मैंने कहा था ना n की वैल्यू हमेशा mg के बराबर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि नॉर्मल और mg cos थीटा इक्वल है, ना कि mg, ठीक है। n की वैल्यू हमेशा mg के बराबर आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस चीज को मैं बस बताना चाह रहा था। तो ऐसे केसेस में नॉर्मल आता है वो mg cos थीटा के बराबर आता है। ये चीज हमें याद रह जाती है, हमें ऐसी प्रॉब्लम्स इतनी सारी करनी है कि ये कुछ रिजल्ट्स हैं हमको याद रह जाते हैं। सिमिलरली आप लिखोगे सिग्मा fx इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और x डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो केवल एक ही फोर्स है, दैट इज mg sin थीटा। तो आप लोगे mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है, g sin थीटा, एंड दैट्स अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट। आपको हमेशा याद रहना चाहिए, आपके टिप पे रहना चाहिए कि जब भी इंक्लाइन प्लेन पे आप किसी बॉडी को, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है उसको आप उसको छोड़ोगे वहां पे रख के, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, g sin थीटा होता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत छोटे छोटे, देखिए मैं आपको एक क्विक रिवीजन भी करा रहा हूं, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला देके नहीं जा रहा हूं। मैं आपको चाहता तो केवल इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू g sin थीटा देता, ठीक है, नहीं, मेरे को फॉर्मूले से मतलब, फॉर्मूला बुक तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, आप किसी भी बुक को उठा के देखेंगे वहां पे एक फॉर्मूला बैंक मिल जाती है, ऑनलाइन इतनी हजारों फॉर्मूला बुक आपको मिल जाएंगी, पर उन फॉर्मूला बुक से रिवीजन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। रिवीजन के लिए जो छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से एफबीडी बना रहे हैं, एफबीडी बनाने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपके क्विकली रिवाइज होने चाहिए। तो इसी तरीके से मैं रिवाइज कराऊंगा, मैं आपको क्विकली जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उनको जरूर रिवाइज कराऊंगा। और आप कभी भी देखिए मेरा एक रिवीजन वाला आप एक लेक्चर देखिए, एक लेक्चर 2 लेक्चर देख लीजिए उस चैप्टर का, उसके बाद आप नीट के क्वेश्चन उठा के देखिए। नीट में जो क्वेश्चंस आए हुए होंगे वो उन सारे कंसेप्ट को यूज करके कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं हर चैप्टर के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में करा ही रहा हूं, तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। जैसे अभी मैंने लास्ट चैप्टर का कराया था मोशन प्लेन का, नीट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं था जो बहुत डिफिकल्ट हो, सारे सिंपल क्वेश्चन थे और सबके कंसेप्ट मैंने कहीं ना कहीं पढ़ रखे थे। और कई सारे क्वेश्चन तो अगर अपन ने रिवीजन वाले नोट्स को अच्छे से देखा हो तो बिना पेन चलाए आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं कहता हूं ऐसा आप कई सारे, आप अगर 45 क्वेश्चन फिजिक्स में अटेम्प्ट कर रहे हो तो कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके फिजिक्स में, नीट में, जिनके लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने ढंग से नोट्स रिवाइज कर रखे हैं तो वो 10 क्वेश्चंस आपके वैसे ही हो जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हो, 40 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे से नोट्स रिवाइज करके गए होंगे, अच्छे से नोट्स आपको याद होंगे,
तो आप 40 मार्क्स तो ऐसे ही अचीव कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो मार्क्स हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत इजीली आप अचीव करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, इस चैप्टर से भी आप बोले 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाते हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, कई बार तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार तो नोट्स का एज इट इज रिजल्ट अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्टली उस रिजल्ट को यूज करके आप उसके आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। आज की क्लास को हम यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मुझे पर्सनल टेक्स्ट भी कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।